प्रेम और नियति का खेल। नैनीताल के हरे भरे पर्वतों के बीच आरुषि के घर से कुछ ही फासले पर मनोरंजन विला और शांति कुटीर नाम की दो शानदार कोठियां खड़ी थीं। वे इतनी एक जैसी थीं कि मानो किसी कलाकार की दो जुड़वां कृतियां हों। सुंदर फूलों और विदेशी पौधों से घिरे उनके बगीचे हर राहगीर को अपनी ओर खींचते थे। आरुषि, जो सागर विश्वविद्यालय में अपने अंतिम वर्ष में थी, रोज कॉलेज जाते समय इन कोठियों को निहारती थी। मनोरंजन विला की मालकिन श्रीमती मल्होत्रा से उसका परिचय था, लेकिन उसकी निगाहें अक्सर शांति कुटीर के बाहर खड़े एक नौजवान रोहन को ढूंढती थीं। रोहन कभी अपनी लग्जरी कार को चमका रहा होता, तो कभी गेट पर बेफिक्री से फोन पर बात कर रहा होता। उसकी तिरछी नजरें जब आरुषि पर पड़ती, तो एक मंद मुस्कान उसके होठों पर ठहर जाती थी। आरुषि शर्माकर पलकें झुका लेती थी, पर उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। आरुषि के भीतर बड़े सपने थे, वह नौकरी कर आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। लेकिन उसके पिता का सपना उसे विदेश भेजकर उच्च शिक्षा दिलाना था, और उसकी माँ उसे जल्द से जल्द शादी के बंधन में बांधना चाहती थीं। मगर नियति के पास अपने ही नाटक की पटकथा थी। अचानक एक भयावह रात आरुषि के पिता गहरी नींद में ही दिल का दौरा पड़ने से चले बसे। इस आकस्मिक त्रासदी ने आरुषि और उसकी मां के जीवन को अंधेरों की खाई में धकेल दिया। सारे सपने, सारी योजनाएं धूल में मिल गईं। अकेलेपन और आर्थिक संकट के इस तूफान में उनका कोई मजबूत सहारा नहीं था। आरुषि ने आंसू पोंछे और मजबूरी को अपनी ताकत बना लिया। अपनी सारी उमंगों को दरकिनार कर उसने सबसे पहले अपने कॉलेज की टॉपर होने का फायदा उठाया। प्रिंसिपल मैडम की मदद से वह एक औपचारिक इंटरव्यू के बाद उसी सागर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की लेक्चरर नियुक्त हो गई। 3 साल बाद आरुषि ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी जगह बना ली थी, लेकिन माँ अब भी चिंतित थीं। वह देखती थी कि उनकी जवान बेटी कैसे जिम्मेदारियों के बोझ तले अपनी जवानी काट रही है। एक शाम श्रीमती मल्होत्रा, उनके पड़ोसी, आरुषि को अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी में आमंत्रित करने आईं। बहुत आग्रह के बाद आरुषि ने हामी भर दी। पिता के जाने के बाद पहली बार उसने अपनी पसंदीदा गुलाबी शिफॉन ड्रेस पहनी, हल्का मेकअप किया और तैयार हुई। जब माँ ने उसे देखा तो उनकी आंखों में प्यार और दर्द दोनों उतर आए। पार्टी के भव्य लॉन में आरुषि स्वयं को असहज महसूस कर रही थी। तभी उसके सामने अचानक रोहन आकर खड़ा हो गया। रोहन ने अपनी मोहिनी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, आरुषि, मैं रोहन, हम इतने करीब रहते हैं, पर कभी औपचारिक परिचय नहीं हुआ। मेरे पिता का विदेश में बिजनेस है और मैं अपनी माँ के साथ यहाँ रहता हूँ। और आप? आरुषि ने शांत पर तेज होती धड़कनों के साथ जवाब दिया, मैं आरुषि सामने वाले घर में रहती हूँ और सागर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। परिचय का ये संक्षिप्त पल दोनों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ गया। कुछ दिनों बाद आरुषि की कॉलेज बस छूट गई। वह उदास खड़ी थी कि रोहन अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर उसके पास रुका। वह चंचल निगाहों से मुस्कुराया, लगता है किस्मत नहीं चाहती कि आप पैदल जाएं। मैं भी उसी रास्ते पर हूँ, आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। रोहन ने बिना इंतजार किए कार का दरवाज़ा खोल दिया। कार में बैठकर आरुषि का दिल ढोल की तरह बज रहा था। रोहन की हर मुस्कान, हर बात उसके भीतर एक नई कोमल लहर पैदा कर रही थी। सालों से दबे हुए उसके प्रेमिल भाव अचानक आज़ाद होने लगे थे। जल्द ही आरुषि ने माँ को उनके एकाकीपन से निकालने के लिए चारधाम यात्रा पर भेज दिया। माँ के जाने के बाद घर का सूनापन आरुषि को काटने लगा। एक रविवार की शाम दरवाजे की घंटी बजी। आरुषि नींद की खुमारी में थी, बाल बिखरे हुए, गुलाबी दुपट्टा गले में लिपटा हुआ। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने श्रीमती मल्होत्रा के साथ रोहन खड़ा था। श्रीमती मल्होत्रा हंसी, देखो, हम बिन बुलाए मेहमान आ गए। रोहन बहुत दिनों से तुम्हारे घर की कलात्मक सजावट देखने को उत्सुक था। सुना है तुम्हारे पिता ने इसे अद्भुत ढंग से संवारा था। आरुषि शर्मा गई। रोहन की आंखें आरुषि के निखरे हुए सहज सौंदर्य पर टिकी थीं। उनके बीच की चुप्पी हवा में प्यार की तरंगे पैदा कर रही थी। उस शाम
दोनों के दिलों में प्रेम का अंकुर फूट चुका था। रोहन ने एक ही पल में आरुषि का दिल चुरा लिया था। रिश्ते की गहराई। कॉलेज आते जाते समय रोहन अक्सर अपने विला के गेट पर खड़ा दिखाई देता, आंखों ही आंखों में प्रेम का पैगाम भेजता। आरुषि के कदम लोक लाज के भय से झिझकते, पर दिल तेजी से उसकी ओर भागता। सावन का महीना था। एक दिन कॉलेज से लौटते समय बस से उतरते ही नैनीताल के काले बादल मूसलाधार बरस पड़े। आरुषि की शिफॉन ड्रेस भीगकर शरीर से चिपक गई। वह शर्म से आंखें झुकाए भीगी राहगीरों की नजरों से बच रही थी। तभी रोहन अपनी कार लेकर एक देवदूत की तरह पहुंचा। वो उसे अपनी कार में बिठाकर ले गया। घर के सामने रुककर रोहन ने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, आज का डिनर मैं तुम्हारे घर पर करूंगा आरुषि। ये कहकर वह बिना जवाब सुने चला गया। आरुषि दुविधा में थी, मां की अनुपस्थिति में रोहन का अकेले आना, क्या ये सही है? पर अगले ही पल उसका अपनापन और उसकी जादुई मुस्कान उसकी सारी चिंताएं धो गई। उस शाम आरुषि ने एक प्रेमिका की तरह दिल से रोहन के लिए सबसे लजीज खाना बनाया, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर और खीर। वह पसीने से तर थी, पर उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी। रोहन नीले सूट और मरून टाई में आया, हाथ में एक खूबसूरत तोहफा था। वह आरुषि को देखता ही रह गया। जब आरुषि जूस लेकर आई तो रोहन ने बहाने से उसकी नाजुक कलाई थाम ली और उसे अपने पास बिठा लिया। आंखों ही आंखों में वो उसके रूप का रसपान करने लगा। आरुषि सिहर उठी और किसी तरह किचन में भाग गई। खाना खाते हुए रोहन उसकी पाक कला की अथाह तारीफ करता रहा। आरुषि सिर झुकाए सोच रही थी, काश रोहन के साथ यह जीवन भर का सौभाग्य मिल जाए। धीरे धीरे उनके संबंध गहरे होते गए। आरुषि की मां भी तीर्थयात्रा से लौट आई और अपनी बेटी में आया ये सुखद बदलाव देखकर संतुष्ट हुई। अंतिम टकराव। रक्षाबंधन पर मां गाजियाबाद मामू के घर चली गईं। रोहन को फिर से आरुषि के साथ एकांत समय मिल गया। एक शाम डिनर के बाद रोहन बड़े अधिकार से आरुषि के बेडरूम की ओर बढ़ गया और पलंग पर आराम से पसर गया। आरुषि घबराकर हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी, रोहन ये ठीक नहीं है। माँ कल तक आ जाएंगी। पड़ोसियों को पता चला तो हमारी बदनामी हो जाएगी। प्लीज तुम अभी चले जाओ। हमारी शादी के बाद मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगी। रोहन उसकी बात अनसुनी कर बेफिक्री से अपने जूते उतारने लगा। जब आरुषि ने अधिक जोर दिया तो रोहन गुस्से से आग बबूला होकर खड़ा हो गया। वह चिल्लाया, तुम्हें मुझ पर और मेरे प्यार पर जरा भी भरोसा नहीं है आरुषि। दकियानुसी डरपोक लड़कियों की तरह बहाने बना रही हो। उसका गुस्सा, उसका आक्रोश आरुषि के दिल में एक तीर की तरह चुभा। रोहन के बिना जीवन की कल्पना मात्र से उसका कलेजा कांप उठा। उसकी सारी लोकलाज की दीवारें उसके सच्चे प्यार के सामने ढह गईं। रोहन ने गुस्से में पलटकर जाने की तैयारी की। आरुषि ने लपक कर उसका हाथ थाम लिया। वह कांपती आवाज में बोली, नहीं रोहन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं बस दुनिया के रस्मों रिवाजों से डरती हूँ। रोहन की आंखों में विजय की चमक आई। उसने आरुषि को गोद में उठा लिया और प्यार से बोला, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। उस रात दोनों प्यार के उस अलौकिक संसार में खो गए जहाँ सही गलत का होश नहीं था। जब सुबह की पहली किरण दरवाजे पर दस्तक दे रही थी तब आरुषि होश में आई। वह जानती थी कि अब वह सब कुछ लुटा चुकी है और उसका तन मन रोहन के प्रेम के रंग में पूरी तरह रंग चुका है। आरुषि की मां कांपते हाथों और तेज होती धड़कनों के साथ मनोरंजन विला के भव्य गेट तक पहुंची। उनकी आंखों में अब डर नहीं, अपनी बेटी के सम्मान को बचाने का अटल संकल्प था। उन्होंने जोर से दरवाजा खटखटाया। कुछ ही पल में श्रीमती मल्होत्रा वनिता जी ने दरवाजा खोला। वह सुबह की कॉफी पी रही थीं और आरुषि की मां को इतनी सुबह बिना सूचना के देखकर हैरान रह गईं। श्रीमती मल्होत्रा थोड़ी बेरुखी से, अरे आरुषि की मां, सब ठीक है, आप इतनी सुबह? आरुषि की मां सीधे नजरें मिलाते हुए आवाज में दृढ़ता, ठीक कुछ नहीं है वनिता जी, और मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई हूँ। मुझे आपसे आपके बेटे रोहन के बारे में बात करनी है।
अकेली में वनीता जी चौंक गईं। वो उन्हें ड्राइंग रूम में ले गईं, जो उनके सामाजिक रुतबे के अनुरूप शानदार था। श्रीमती मल्होत्रा आरामदायक सोफे पर बैठते हुए थोड़े उच्च स्वर में, आप बैठिए। रोहन ने क्या किया? वह तो विदेश में पिता का बिजनेस संभालने की तैयारी कर रहा है। आरुषि की माँ सोफे पर किनारे पर बैठते हुए, तैयारी तो वह शायद मेरी बेटी की जिंदगी बिगाड़ने की कर रहा था। मेरी बेटी को अकेला देखकर उसने उसके भोलेपन का फायदा उठाया है। वनीता जी का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन तुरंत ही उन्होंने एक रक्षात्मक और अभिमानी मुद्रा अपना ली। श्रीमती मल्होत्रा, आप क्या कह रही हैं? जरा संभल कर बोलिए। मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही हैं आप। रोहन तो आरुषि को अपनी बहन की तरह मानता है, उसने ही तो उस लड़की को कॉलेज तक लिफ्ट दी थी। आरुषि की माँ शांत पर तीखे स्वर में, बहन? वनीता जी, बहन के घर रोहन रात के चौथे पहर अपनी टाई भूलकर नहीं जाता। अपने पर्स से रोहन की मेरून टाई निकालकर टेबल पर पटकती हैं। यह क्या है? क्या ये भाई बहन के रिश्ते का सबूत है? कमरे में सन्नाटा छा गया। वनीता जी टाई को घूरने लगीं। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो उठा, पर यह गुस्सा आरुषि या रोहन पर नहीं, बल्कि आरुषि की माँ पर था, जिसने उन्हें उनकी अपनी दुनिया में आकर शर्मिंदा किया था। श्रीमती मल्होत्रा तेज और अपमानजनक आवाज में, देखिए, मैं ये ड्रामा नहीं सहूंगी। ये सब आपकी बेटी का किया धरा है। कॉलेज लेक्चरर है, पर उसके सपने बहुत बड़े हैं। मेरी बेटी ने तो पहले ही आगाह किया था कि आपकी बेटी। वह रुक गईं। आरुषि की माँ उन्हें बीच में काटते हुए उठकर खड़ी हो गईं। क्या कहेंगी आप? कि मेरी बेटी गरीब है, अकेली है, इसीलिए उसने आपके अमीर बेटे को फंसाया। यह मत भूलिए वनीता जी, मेरी बेटी ने अपने मरहूम पिता की इज्जत बचाने के लिए अपनी जवानी खपा दी है। उसने लेक्चरर की नौकरी पाई है, भीख नहीं मांगी। श्रीमती मल्होत्रा गुस्से में खड़ी होते हुए, हाँ, मैं यही कहूंगी। रोहन एक सम्मानित परिवार से है। उसका रिश्ता लंदन की एक बड़ी बिजनेस फैमिली की लड़की से तय है। आपकी बेटी एक लेक्चरर हो सकती है, पर हमारे घर की बहू नहीं। ये सब एक आकर्षण था, एक गलती थी, जिसका फायदा आपकी बेटी ने उठाया। आरुषि की माँ आंखों में आंसू, पर आवाज में जरा भी कमजोरी नहीं। गलती? रोहन की गलती की कीमत मेरी बेटी को चुकानी होगी। ये प्यार नहीं, ये धोखा है। मैं आपसे कोई लंदन का रिश्ता नहीं मांग रही। मैं अपनी बेटी का सम्मान वापस मांग रही हूँ। रोहन ने मेरी बेटी से शादी का वादा किया है, और अब उसे वह वादा निभाना पड़ेगा। श्रीमती मल्होत्रा हताश होकर हंसते हुए, वादा? झूठे वादे रोहन ने कई किए होंगे। मैं अपने बेटे की शादी ऐसे घर में कभी नहीं होने दूंगी, जिसकी कोई हैसियत न हो। आप अपनी बेटी को कहिए वो ये सब भूल जाए। मैं आपको कुछ आर्थिक मदद दे सकती हूँ। आरुषि की माँ के गाल अपमान से जल उठे। उन्होंने मल्होत्रा परिवार की आर्थिक सहायता को अपनी सबसे बड़ी तौहीन समझा। आरुषि की माँ दर्द और गुस्से से लबरेज, आप अपनी दौलत अपने पास रखिए वनीता जी। मैं यहाँ सौदा करने नहीं आई थी। मैंने सोचा था आप संभ्रांत हैं, कम से कम अपने बेटे को सही गलत तो बताएंगी। लेकिन आप तो, रोहन भी आपके जैसा ही निकला। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। पर सुनिए, या तो आज शाम तक रोहन मेरी बेटी से औपचारिक रूप से सगाई की बात तय करेगा, या फिर कल सुबह मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी, बदनामी की परवाह किए बिना। वो पलटकर जाने लगी। तभी रोहन, जो सीढ़ियों से उतर रहा था और चीख पुकार सुनकर वहीं रुक गया था, तेजी से कमरे में आया। उसने अपनी माँ और आरुषि की माँ के बीच की तनातनी को भांप लिया। रोहन तेज आवाज में, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? ये कैसा व्यवहार है? श्रीमती मल्होत्रा रोहन की ओर मुड़कर, तू चुप रह रोहन, ये सब इसी लड़की ने। रोहन आरुषि की माँ के सामने आकर उनके पांव छूने के लिए झुकते हुए, आंटी जी प्लीज रुक जाइए, मैं माफी चाहता हूँ। जो कुछ हुआ उसमें आरुषि का कोई दोष नहीं है। ये सच है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मैंने ही उसे रोका था, उसकी बात नहीं मानी थी। उसने अपनी माँ की ओर देखा, उसकी आंखों में विद्रोह था। रोहन अपनी माँ से, माँ
मैं आरुषि से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा, लंदन या किसी और बिजनेस फैमिली की लड़की से नहीं। यह मेरी जिंदगी का फैसला है। आरुषि की माँ ठिठक गईं। रोहन का अपनी माँ के सामने ये साहस, उनका सम्मान और उनका दृढ़ संकल्प उनके क्रोध को शांत करने लगा। वनीता जी अपने इकलौते बेटे के विद्रोह और उनके साफ इनकार को देखकर स्तब्ध रह गईं। रोहन ने अपनी माँ के मान सम्मान की परवाह न करते हुए भरे हुए हॉल में अपनी भावी सास के सामने आरुषि से अपने प्रेम का इजहार कर दिया था। आरुषि की माँ एक पल के लिए रोहन की आंखों में देखा, फिर वनीता जी की ओर देखा और बिना कुछ कहे विला से बाहर निकल गईं। अब गेंद रोहन के पाले में थी। आरुषि की मां के जाते ही मनोरंजन विला का आलीशान ड्राइंग रूम युद्ध के मैदान में बदल गया। वनीता जी श्रीमती मल्होत्रा के चेहरे पर अपमान, क्रोध और अविश्वास का मिश्रण था। उनका इकलौता बेटा, उनका गौरव, उनके सामने ही उनकी इच्छाओं के विरुद्ध खड़ा हो गया था। श्रीमती मल्होत्रा दहाड़ते हुए मेज पर जोर से हाथ मारती हैं। रोहन, तुम होश में हो? तुम क्या बकवास कर रहे थे? शादी उस मामूली लेक्चरर से? तुम्हें पता है तुम किस परिवार से हो? तुम्हें पता है कि लंदन में तुम्हारे पिता ने हमारी बिजनेस पार्टनर की बेटी से तुम्हारा रिश्ता तय कर रखा है। रोहन शांत पर दृढ़, हाँ माँ, मुझे सब पता है और मुझे ये भी पता है कि मैं किसी बिजनेस डील के लिए शादी नहीं करूँगा। मैं उस लड़की से शादी करूँगा जिससे मैं प्यार करता हूँ, जो मेरे लिए त्याग और सम्मान का असली मतलब जानती है। श्रीमती मल्होत्रा आंखों में आंसू लाकर भावनात्मक ब्लैकमेल का सहारा लेती हैं। त्याग? किस त्याग की बात कर रहा है तू? तू अपनी माँ के त्याग को भूल गया। मैंने अपनी पूरी जवानी तुम्हें पालने और इस नाम को ऊंचा उठाने में लगा दी, और आज तू मेरी इज्जत एक मामूली लड़की के लिए मिट्टी में मिला रहा है। अगर तूने उस लड़की का नाम भी दोबारा लिया तो मैं तुझे जायदाद से बेदखल कर दूंगी। रोहन सीधे अपनी माँ की आंखों में देखते हुए, आप ये कर सकती हैं माँ? मुझे आपकी दौलत नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए, और अगर आशीर्वाद आरुषि के बिना नहीं मिल सकता तो मुझे आपकी दौलत की जरूरत भी नहीं है। मैं आत्मनिर्भर हूँ और आरुषि भी है। हम दोनों मिलकर अपना संसार बना लेंगे। वनीता जी का गुस्सा अब डर में बदल गया। उन्हें रोहन के इस विद्रोह की उम्मीद नहीं थी। श्रीमती मल्होत्रा आवाज धीमी करते हुए, लगभग फुसफुसाते हुए, तेरे पिता क्या कहेंगे रोहन? अगर उन्हें पता चला कि तुमने ये सब कर दिया है तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। वो यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनका सारा बिजनेस, उनका सारा सम्मान। रोहन गहरी सांस लेता है। पिताजी को ये बात मैं ही बताऊंगा, और यह मैं अभी करूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरा प्यार कोई गलती नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। रोहन ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपना फोन उठाया और विदेश में बैठे अपने पिता को वीडियो कॉल किया। वनीता जी असहाय होकर देखती रह गईं। इधर आरुषि अपनी माँ के पीछे पीछे शांति कुटीर लौटी। वो जमीन पर पड़ी रोहन की टाई को उठाते हुए माँ के कमरे में गई। माँ बिस्तर पर बैठी थी, उनका चेहरा थकान और क्रोध से फटा जा रहा था। आरुषि माँ के पैरों के पास बैठकर रोते हुए, माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है मैंने आपको बहुत दुख पहुँचाया है, पर रोहन ने सबके सामने कह दिया कि वो मुझसे शादी करेगा। क्या आपने सुना माँ? आरुषि की माँ ने बेटी को प्यार से गले लगाया। उनकी सारी नाराजगी अब करुणा में बदल गई थी। आरुषि की माँ आंसू पोंछते हुए, मैंने सुना बेटी, मैंने सब सुना। रोहन का अपनी माँ के सामने खड़ा होना ये दिखाता है कि उसका प्यार सच्चा है। पर बेटी, प्यार का रास्ता फूलों की सेज नहीं है। वनीता जी, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। और उनके पिता, वह तो विदेश में हैं। आरुषि उम्मीद से, लेकिन माँ हम उनसे लड़ेंगे। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। मुझे आपकी मदद चाहिए माँ। आरुषि की माँ हाथ आरुषि के सिर पर रखते हुए, तू मेरी बहादुर बेटी है। तूने अपने पिता के जाने के बाद घर संभाला, अब मैं तेरा साथ दूंगी। पर सुन ले बेटा, मैं एक शर्त पर तुम्हारा साथ दूंगी। अगर रोहन के पिता
जो इस परिवार के मुखिया हैं, औपचारिक रूप से कल तक हमें हाँ नहीं करते तो हम ये शहर हमेशा के लिए छोड़ देंगे। बदनामी से लड़ना आसान है, पर अपमान से नहीं। आरुषि की आंखों में चमक आ गई। ये शर्त कठिन थी, पर उसने रोहन के प्यार पर पूरा भरोसा किया। मनोरंजन विला में रोहन ने अपने पिता से बात पूरी की थी। फोन काटने के बाद वह पसीने से भीग चुका था। वनीता जी घबराहट में पूछती हैं, क्या कहा तुम्हारे पिता ने? क्या वह मान गए? रोहन ने एक लंबी गहरी सांस ली। पिताजी ने कहा है कि वह तुरंत एक मीटिंग बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह इस तरह के फैसले पर फोन पर हाँ या ना नहीं कह सकते। वह आज रात की फ्लाइट ले रहे हैं। वो कल सुबह तक नैनीताल पहुंच जाएंगे। वनीता जी स्तब्ध रह गईं। रोहन के पिता का आना, ये फैसला अब केवल माँ बेटे का नहीं रहा था, यह मल्होत्रा परिवार के पूरे भविष्य का सवाल था। रोहन ने अपनी टाई उठाई, उसे अपने कोट की जेब में रखा। उसने अपनी माँ की ओर निर्णायक रूप से देखा। रोहन, आत्मविश्वास से पिताजी आ रहे हैं और कल शाम तक ये फैसला हो जाएगा। मैं आरुषि को मल्होत्रा परिवार की बहू बनाकर ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए सब कुछ छोड़न। पिता का फैसला। अगली सुबह नैनीताल पर बादलों की बजाय तनाव और चुप्पी का घना कोहरा छाया था। मनोरंजन विला में हर पल किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसा था। रोहन के पिता मिस्टर मल्होत्रा सुबह की पहली फ्लाइट से पहुंचे थे। वो एक कठोर व्यक्तित्व के धनी, शांत, पर अपनी बात पर अटल रहने वाले बिजनेसमैन थे। उन्हें सब कुछ पता था, आरुषि की मां का अल्टीमेटम, रोहन का विद्रोह और वनीता जी की हताशा। शाम 4 बजे मिस्टर मल्होत्रा ने एक छोटा सा संदेश आरुषि के घर भेजा। आरुषि और उनकी मां को शाम 6 बजे औपचारिक बातचीत के लिए मनोरंजन विला आमंत्रित किया जाता है। ठीक 6 बजे आरुषि और उसकी मां, दोनों आत्मविश्वास से भरी लेकिन अंदर से कांपते हुए, मल्होत्रा परिवार के विला में पहुंची। आरुषि ने आज वह गुलाबी ड्रेस नहीं पहनी थी, बल्कि उसने आत्मविश्वास और गरिमा दर्शाने के लिए एक शांत क्रीम रंग की साड़ी चुनी थी। ड्राइंग रूम में रोहन, वनीता जी और मिस्टर मल्होत्रा पहले से मौजूद थे। माहौल इतना गंभीर था कि हवा में भी भारीपन महसूस हो रहा था। मिस्टर मल्होत्रा एक शाही कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने उठकर आरुषि की मां का स्वागत किया, पर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मिस्टर मल्होत्रा, आरुषि की मां से बैठिए। मैं आपको नाम से जानता हूँ। आपके पति और मैं एक ही विभाग में काम करते थे जब मैं अपनी कंपनी शुरू कर रहा था। आपके पति अपनी ईमानदारी और सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे। यह अप्रत्याशित प्रशंसा सुनकर आरुषि की मां थोड़ी सहज हुई। मिस्टर मल्होत्रा, सीधे मुद्दे पर आते हुए, रोहन ने मुझे सब कुछ बताया है। वनीता ने भी। और कल जो कुछ हुआ उससे मुझे बहुत निराशा हुई है। निराशा इसलिए हुई क्योंकि रोहन ने अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज किया। और निराशा इसलिए हुई क्योंकि वनीता ने एक मां की पीड़ा को बिना समझे केवल सामाजिक रुतबे की बात की। वनीता जी सिर झुकाकर बैठी रहीं। रोहन चुपचाप आरुषि की ओर देख रहा था, जैसे उसकी आंखों में साहस और समर्थन भर रहा हो। मिस्टर मल्होत्रा गहरी नज़र से आरुषि को देखते हुए, आरुषि, तुम एक लेक्चरर हो, एक आत्मनिर्भर महिला। तुमने अपने पिता के जाने के बाद घर संभाला। तुम एक जिम्मेदार लड़की हो। मेरा सवाल तुमसे है, क्या तुम जानती हो कि मल्होत्रा परिवार की बहू बनने का मतलब सिर्फ रोहन से शादी करना नहीं है? इसका मतलब है हमारे बिजनेस, हमारे नाम और हमारे सामाजिक दायित्वों को भी संभालना। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आरुषि ने अपनी डरी हुई मां को देखा, फिर आत्मविश्वास से मिस्टर मल्होत्रा की ओर देखा। आरुषि, सर, मैं जानती हूँ, मैं कोई बिजनेस टाइकून नहीं हूँ, पर मैंने जिम्मेदारियां उठानी सीखी हैं। मैं एक टूटे हुए घर को फिर से खड़ा कर सकती हूँ। अगर मैं अपने परिवार को सम्मान दे सकती हूँ, तो मैं आपके परिवार को भी सम्मान दे सकती हूँ। और जहाँ तक रोहन का सवाल है, मैं उससे प्यार करती हूँ। अगर वह अपनी दौलत और लंदन की जिंदगी छोड़ने को तैयार है, तो मैं उसे अपनी लेक्चरर की सैलरी से भी खुशी दे सकती हूँ। मुझे आपकी दौलत नहीं,
आपके बेटे का प्यार और आपका विश्वास चाहिए। आरुषि की यह साफ, बेबाक और निडर बात सुनकर ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया। रोहन की आंखों में गर्व की चमक थी। वनीता जी भी चुप थीं। मिस्टर मल्होत्रा ने धीमी मुस्कान के साथ अपना अंतिम निर्णय सुनाया। मिस्टर मल्होत्रा, मुझे खुशी है कि मेरी बहू सिर्फ एक सुंदर चेहरा या महंगी डिग्री नहीं, बल्कि एक मजबूत चरित्र वाली महिला है। वनीता जी और रोहन दोनों चौंक गए। मिस्टर मल्होत्रा, आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए, रोहन ने जो कुछ किया वो गलत था। किसी भी सभ्य समाज में ये स्वीकार्य नहीं है। लेकिन उसका अपनी गलती स्वीकार करना और तुम्हारे लिए अपने परिवार के विरुद्ध खड़े होना, ये साबित करता है कि उसका प्यार सच्चा है। और तुम्हारी आरुषि की ओर इशारा करते हुए ये हिम्मत ये बताती है कि तुम इस परिवार को और ऊंचा ले जाओगी। उन्होंने वनीता जी की ओर देखा। वनीता, लंदन का रिश्ता टूट गया और तुम अपनी बहू के लिए खुद इस घर को सजाने की तैयारी शुरू करो। मिस्टर मल्होत्रा ने आरुषि की मां की ओर हाथ बढ़ाया। मिस्टर मल्होत्रा, यह मेरे बेटे का फैसला है और अब यह मल्होत्रा परिवार का फैसला है। मैं आज शाम ही औपचारिक रूप से आरुषि से रोहन के रिश्ते को मंजूरी देता हूँ। आरुषि और उसकी मां की आंखें खुशी से भर गईं। मां की वर्षों की चिंता और संघर्ष एक पल में समाप्त हो गए थे। रोहन तेजी से आगे बढ़ा, उसने अपने पिता को गले लगाया और फिर आरुषि को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। आरुषि के कान में फुसफुसाते हुए रोहन ने कहा, मैंने कहा था न, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बाहर शांति कुटीर और मनोरंजन विला की जुड़वां कोठियां नैनीताल की शाम की रोशनी में दमक रही थीं। अब ये दोनों कोठियां केवल पड़ोसी नहीं थीं, बल्कि एक प्रेम कहानी का आधार थीं, जहां प्यार ने रूढ़िवादी सामाजिक मर्यादाओं और दौलत के अभिमान को मात देकर जीत हासिल की थी। आरुषि को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने या शादी के बंधन में बंधने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। नियति ने उसे उसका सच्चा प्यार और सम्मान दोनों ही दिए थे। प्रेम और नियति का खेल उपसंहार। मिस्टर मल्होत्रा का ऐतिहासिक फैसला होने के बाद मनोरंजन विला में कुछ देर के लिए हल्की फुल्की सगाई की अनौपचारिक रस्म हुई। वनीता जी, जिन्होंने पहली बार आरुषि को दिल से स्वीकार किया था, अब अपनी होने वाली बहू को प्यार से गले लगा रही थीं। लेकिन असली सुकून रोहन और आरुषि को तब मिला जब वे सभी औपचारिकताओं से मुक्त होकर शांति कुटीर वापस लौटे। आरुषि की मां संतुष्टि के आंसू पोंछते हुए अपनी बेटी को अकेला छोड़कर चली गईं। रात का गहरा सन्नाटा था। आरुषि अपने बेडरूम की बालकनी में खड़ी थी, जहां से ठीक सामने रोहन का शानदार विला दिख रहा था। ये वही बालकनी थी जहां उसने कितनी ही रातें रोहन के ख्यालों में खोकर बिताई थीं। तभी दरवाजा खुला। रोहन चुपके से भीतर आया। उसकी आंखों में उस जीत का सुकून था जो सिर्फ सच्चा प्यार ही दे सकता है। आरुषि तेजी से उसकी ओर मुड़ी। रोहन ने धीरे से आरुषि को अपनी बाहों में भर लिया। इस बार वह हड़बड़ी वाला आलिंगन नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था जो अब सामाजिक रूप से स्वीकृत और सम्मानित था। रोहन, आरुषि के बालों को सहलाते हुए, क्या सोच रही हो मेरी लेक्चरर? अब तुम्हें किसी चीज का डर नहीं है। आरुषि, रोहन की छाती पर सिर रखकर मैं सोच रही थी कि उस दिन अगर माँ अचानक नहीं आती और अगर तुम अपनी माँ से नहीं लड़ते, तो आज शायद हम इस तरह यहाँ खड़े नहीं होते। हमारे प्यार को एक तूफान से गुजरना पड़ा ताकि वह इतना मजबूत हो सके। रोहन मुस्कुराया। उसने कोट की जेब से एक मुड़ी हुई मेरून सिल्क टाई निकाली। रोहन, ये देखो, हमारी जंग का पहला सबूत। तुम इसे बहुत संभाल कर रखती थी और तुम्हारी माँ ने इसी टाई को मेरी माँ के सामने फेंककर पहला धमाका किया था। आरुषि ने टाई ली और उसे सीने से लगा लिया। यह महज एक टाई नहीं थी, यह उनके बीच हुए उस पवित्र आत्मसमर्पण की निशानी थी जिसके बाद रोहन ने अपने प्यार को दुनिया के सामने स्वीकार करने का साहस जुटाया। आरुषि, आज मेरी माँ ने जो शर्त रखी थी वह पूरी हुई। पिताजी आ गए और उन्होंने मंजूरी दे दी। रोहन, पिताजी हमेशा सही फैसला लेते हैं। उन्होंने तुम्हारे चरित्र को मेरी दौलत से ज्यादा कीमती समझा और मुझे खुशी है कि अब मुझे लंदन नहीं जाना पड़ेगा।
मैं नैनीताल में ही बिजनेस की नई शाखा शुरू करूंगा। रोहन ने आरुषि का हाथ थामा और उसे बालकनी की ओर ले गया, जहां से दोनों घर दिख रहे थे। रोहन, गहरे प्रेम से देखो, हमारी जुड़वां कोठियां, मनोरंजन विला और शांति कुटीर। अब इन दोनों घरों के बीच कोई दीवार नहीं है। अब तुम यही लेक्चरर रहोगी, अपनी क्लास की टॉपर, और मैं तुम्हारी पड़ोसन, तुम्हारी मनोरंजन करने वाला पति। आरुषि हंस पड़ी। रोहन ने झुककर उसके होठों पर एक गहरा चुंबन दिया। वो केवल एक चुंबन नहीं था, बल्कि उनके संघर्ष, उनके जीत और उनके अनमोल भविष्य का वादा था, एक ऐसा भविष्य जो सच्चा प्यार, सम्मान और नियति के अद्भुत खेल से प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।